कहानी की शुरुआत होती है साल 1864 से, जब दूसरे शेल्सविक वॉर में डेनमार्क को मिली हार के बाद जॉन जेनसन और उसका छोटा भाई पीटर अपने तबाह हो चुके वतन को छोड़कर अटलांटिक ओशियन पार करते हुए अमेरिका आ जाते हैं। उन्हें ये उम्मीद थी वो लोग यहाँ एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू कर पाएंगे। 7 सालों का लंबा इंतजार करते हुए दोनों भाई उस अनजान और पराये देश में अपने पांव जमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि इस पूरे वक्त में जॉन का दिल अपनी वाइफ मैरी और बेटे क्रिस्टन के पास ही था, जो डेनमार्क में ही रुके हुए थे। अपने परिवार से इतने सालों की दूरी ने जॉन के दिल को अंदर से खोखला कर दिया था। पर वक्त बीतता है और अब साल 1871 आ चुका है। जॉन और पीटर अमेरिकन फ्रंटियर नाम के एक ट्रेन स्टेशन पर खड़े होकर बड़े उत्साह के साथ जॉन की वाइफ और बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब वो इस लायक बन चुके हैं कि उन लोगों के वहां आने के बाद उनका भी पालन पोषण अच्छे से कर सके। जल्दी ही उसे मैरी और क्रिस्टन ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दिए, जिनके चेहरों पर एक चमकती हुई मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर जॉन भी काफी खुश हुआ और उन दोनों का अच्छे से स्वागत करा। मैरी और क्रिस्टन दोनों की आंखों में ये बात साफ झलक रही थी कि उन दोनों ने भी जॉन को इन बीते सालों में बहुत ज्यादा याद किया है। इसके बाद जॉन बड़े गर्व के साथ उनका परिचय पीटर से करवाता है और वो सब मिलकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन तभी पीटर जॉन से कहता है कि उसे शहर में कुछ जरूरी काम निपटाना है, इसलिए वो कुछ वक्त के लिए वहीं रुकने वाला है। तो जॉन अपनी वाइफ और बेटे को घर तक ले जाए, जिस पर जॉन भी मान गया था। आगे सफर शुरू होता है और जॉन अपने परिवार के साथ एक घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। उस दौरान उनके सामने एक कपल और बैठा हुआ था, लेकिन जॉन की परेशानी तब बढ़ जाती है जब अचानक दो बदमाश आकर उस कपल को गाड़ी से उतार देते हैं और खुद उनके सामने बैठकर नशा करने लगे। इनमें से एक का नाम था पॉल, जो कुख्यात गैंग लीडर हेनरी का भाई था, और पॉल हाल ही में जेल से रिहा होकर आया था, जिसकी आंखों में दोस्ती का भाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बस यहीं से हालात बिगड़ना शुरू हो गए। सफर में शाम ढलने लगी। उस दौरान भी लगातार पॉल नशा करते हुए मैरी के ऊपर नजर बनाए हुए था, जिसे देखकर क्रिस्टन को भी अच्छा नहीं लगता। और तब उसको अनकंफर्टेबल हुआ देखकर जॉन खुद क्रिस्टन से बात करते हुए क्रिस्टन को वहाँ के जानवरों के बारे में बताने लगता है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाती। पॉल अचानक मैरी से बात करने लगता है और उसे शराब ऑफर करता है। जब वो इनकार कर देती है तो माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि मैरी इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। और तब जॉन उसे डेनिश भाषा में धीरे से समझाता है कि वो बस कल्चर के नाते ड्रिंक का एक सिप ले ले, ताकि मामला शांत रहे। इस पर मैरी डर के मारे वैसा ही करती है। इस दौरान पॉल अजीबोगरीब बातें करता है, अपनी किसी प्रिंसेस का जिक्र करते हुए, जो अपने माता पिता के मारे जाने के बाद खामोश हो गई थी। बात आगे बढ़ती है और पॉल मैरी के नाम पूछने के बहाने उसके साथ बदतमीजी से फ्लर्ट करने लगा, जिससे जॉन बेचैन हो उठा। पर अभी ऐसा लग रहा था मानो पॉल जानबूझकर ये हरकतें कर रहा हो। अभी हद तो तब हो गई जब पॉल ने मैरी की ड्रेस को छूने की कोशिश की। इससे जॉन उसे गुस्से में रुकने की चेतावनी देता है, लेकिन तभी पॉल का दूसरा साथी जॉन को चुप कराने के लिए तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। तब पॉल भी मैरी को अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है, जिस दौरान स्थिति को संभालते हुए जॉन अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है और डेनिश भाषा में मैरी को धीरे से इशारा करता है कि वो पॉल के कान पर जोर से काट ले। अब मैरी वैसा ही करती है और इसी हड़बड़ी का फायदा उठाकर जॉन उस गुंडे से बंदूक छीन लेता है। हथियार अब जॉन के कब्जे में था और वो हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो क्रिस्टन से दूसरे गैंगस्टर की बंदूक उठाने के लिए कहता है, लेकिन पॉल इस अफरा तफरी का फायदा उठा लेता है और क्रिस्टन को दबोचकर उसकी नन्ही गर्दन पर चाकू रख देता है। जिसके बाद पॉल जॉन को धमकी देता है कि अगर वो घोड़ा गाड़ी से नहीं उतरा तो वो उसके पूरे परिवार को मार देगा। ये सुनकर जॉन घबराते हुए मैरी से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल का साथी उसे लात मारकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है। इससे परेशान और गुस्से में तिलमिलाया हुआ जॉन अपने परिवार को बचाने के लिए उस घोड़ा गाड़ी का भागता हुआ पीछा करता है, जिसके कुछ देर बाद सड़क किनारे जॉन को क्रिस्टन की बेजान लाश मिली। इस दृश्य ने जॉन को तोड़कर रख दिया। वो वहीं गिर पड़ता है और अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगा, जिसके बाद अपने बेटे की लाश को गोद में उठाकर वो आगे बढ़ता है, जहाँ कुछ दूरी पर उसे वो घोड़ा गाड़ी रुकी हुई दिखाई दी, जिसको चलाने वाले को भी पॉल ने जान से मार दिया था। उसकी बॉडी देखकर जॉन बड़े ध्यान से क्रिस्टन की बॉडी को नीचे रखता है और
मरे हुए चालक की बंदूक उठा लेता है और अब अपनी पुरानी फौज की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वो पहले घोड़ों को डराने के लिए एक गोली चलाता है और फिर गुंडों पर निशाना साधता है। वो तेजी से पॉल के साथी को मौत के घाट उतार देता है, मगर जब तक वो कैरेज के पास जाता है तब तक उसकी वाइफ के साथ पॉल गलत करके उसे मार चुका था। ये देखकर तो जॉन का खून खोल उठा और वो जंगल की तरफ तुरंत पॉल के पीछे जाता है, जहाँ पॉल के पकड़े जाने पर पॉल अपनी जान की भीख मांगने लगा और झूठ बोलता है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जॉन बिना कोई रहम दिखाए उसे वहीं गोली मार देता है। इसके बाद वो मैरी और क्रिस्टन की लाश को प्यार से घोड़ा गाड़ी के घोड़ों पे लाद कर उदास मन से अपने घर चला गया, जहां अगली सुबह पीटर के घर पहुंचने पर वो घर के बाहर दो घोड़े देखकर हैरान रह गया था। अभी अंदर जाने पर उसे क्रिस्टन और मैरी की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके पास ही जॉन बैठकर रो रहा था। ये देखकर पीटर अपने भाई को संभालने की कोशिश करता है, जिस दौरान जॉन बताता है कि वो इन हमलावरों को जानता तक नहीं था। दोनों भाई गम में डूबे हुए एक दूसरे के गले लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं बचा था। दूसरी तरफ वाइल्ड वेस्ट के धूल भरे इलाके में घोड़ों पर सवार हथियारों से लैस आदमियों का एक ग्रुप शहर में इस तरह दाखिल होता है जैसे ये जगह उनकी ही हो। उनका लीडर था हेनरी, जो यूनियन आर्मी का एक बेरहम पुराना कर्नल रह चुका है और नेटिव अमेरिकन के खिलाफ अपनी लड़ाइयों के लिए बदनाम है। वो अपने घोड़े से उतरता है और सीधा मेयर नेथन कीन के पास पहुंचता है, जो शहर का पादरी और पटवारी भी था। अब वैसे हेनरी अभी गुस्से में था, क्योंकि पॉल असल में उसका ही छोटा भाई था, जिसकी लाश नेथन के टाउन के पास मिली थी। उसी वजह से हेनरी को लग रहा था कि टाउन के किसी आदमी ने पॉल और उसके साथी को मारा है। तब नेथन उसे यकीन दिलाता है कि कस्बे के किसी भी आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हेनरी उसकी बात सुने बिना ही कस्बे वालों को किलर को ढूंढने के लिए दोपहर तक का वक्त देता है और धमकी देता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सजा के तौर पर वो दो बेगुनाह लोगों को मार देगा। ये बोलकर वो बाइबल की लाइंस पढ़ते हुए बदला लेने की कसम खाता है। अपनी बात मनवाने के लिए वो साफ कह देता है कि अगर मेयर ने खुद विक्टिम्स नहीं चुने तो वो 2 की जगह 4 लोगों को मारेगा। अब मजबूरन गन शॉप चलाने वाली बुजुर्ग महिला मिसेस बेरोस्की और एक अपाहिज आदमी को इस कुर्बानी के लिए चुना जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि कस्बे में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हेनरी या उसके किसी भी साथी से चूं भी बोल सकें, जिसका मतलब पॉल और उसके साथी को मारने वाला पक्का बाहर का ही होगा। अब दोपहर के समय हेनरी बिना किसी हिचकिचाहट के उस अपाहिज आदमी को गोली मार देता है। मिसेस बेरोस्की का पोता वॉयचेक जब अपनी दादी के पास रोता है तो वो बुजुर्ग महिला बहादुरी से हेनरी की शैतान रूह के लिए दुआ करती है, लेकिन हेनरी पर इसका कोई असर नहीं होता और वो बिना रहम दिखाए उसे भी मौत के घाट उतार देता है। इतने खून खराबे से भी उसका मन नहीं बढ़ता। वो तीसरे बेगुनाह शख्स को उसकी बीवी के सामने ही मार देता है, जहां उसके चेहरे पर पछतावे की एक लकीर तक नहीं थी। इससे सब काफी डर जाते हैं और शेरिफ मलिक डर के मारे लोगों को शांत रहने और दखल ना देने की हिदायत देता है। इस दौरान हर कोई हेनरी के आगे बेबस था और अब तो हेनरी ने उन्हें और ज्यादा परेशान करने के बारे में सोच लिया था। इसीलिए वो प्रोटेक्शन मनी के नाम पर उनसे हर हफ्ते $150 देने को कहता है, जो पहले केवल $10 थे। अभी सब उसकी बात मानने को मजबूर थे। खैर बाद में पॉल के अंतिम संस्कार के वक्त पॉल की बीवी मैडलिन, जो बोल नहीं सकती थी, खामोशी से कब्र के पास खड़ी थी। हेनरी उसे दिलासा देने के लिए बस कुछ खोखले शब्द कहता है, जिसे तंग आके मैडलिन उसे शांत रहने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन और पीटर भी मैरी और क्रिस्टन को दफना रहे थे। गम और बदले की आग में जलते हुए दोनों भाई फैसला करते हैं कि वो यहाँ से वेस्ट की तरफ निकल जाएंगे। इसलिए अब दोनों अपने पुराने घर को बेचकर वेस्ट के उस गांव में आ जाते हैं जिसमें हेनरी सभी पे अत्याचार कर रहा था। मगर वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि किस्मत उन्हें वहां बहुत ही खास मकसद से लाई है। खैर अपनी शानदार शूटिंग स्किल्स के लिए मशहूर ये दोनों भाई जल्दी ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। तब कस्बे के कुछ लोगों को शक होने लगा था कि पॉल की मौत में इन्हीं दोनों भाइयों का हाथ हो सकता है। उसी दौरान एक औरत की नजर भी जॉन के ऊपर पड़ती है। वो वही औरत थी जिसे पॉल और उसके साथी ने जबरदस्ती घोड़ा गाड़ी से उतार दिया था। उसे जॉन को अकेले देखकर सबसे ज्यादा शक होता है कि जॉन ने ही पॉल और उसके साथी को जान से मारा है। इसीलिए वो इस बारे में जाके शेरिफ को खबर कर देती है। इसी बीच वो लड़का वॉयचेक पीटर से अपनी दुकान में मिलता है और बताता है कि हेनरी ने उसकी दादी को मार दिया।
वो उन्हें चेतावनी देता है कि वो ऐसी लड़ाई में ना पड़े जिसे वो जीत नहीं सकते। इस पर पीटर हाँ बोलता है, पर अभी जैसे ही वोइचेक को पता चलता है कि पीटर को काफी अच्छी बंदूक चलानी आती है, तो वो पीटर से रिक्वेस्ट भी करता है कि वो हेनरी से उसकी दादी की मौत का बदला लेने में मदद करे, मगर पीटर इस पर साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से वोइचेक शांत हो गया था। वहीं जॉन फिलहाल मेयर कीन के पास अपनी जमीन बेचने जाता है, लेकिन मेयर उसे असल कीमत का आधा हिस्सा ही ऑफर करता है, जिससे शुरू में तो जॉन को गुस्सा आ गया था, मगर जैसे ही मेयर उसे हेनरी के बढ़ते टैक्सेस और डर का बताता है, तभी जॉन को एहसास हुआ कि उसने जिस आदमी को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी का ही भाई था। कोई और रास्ता ना देख जॉन कम दाम में ही जमीन बेचने के लिए तैयार हो गया और मेयर से पैसे लेके उन्हें अपने जूते में डाल लेता है ताकि कोई उसे लूट ना पाए। उधर दूसरी तरफ हेनरी और मैडलिन, जिसे प्रिंसेस कहा जाता था, स्टैंडर्ड अटलांटिक ऑयल कंपनी के बिजनेसमैन से मिलते हैं। वो हेनरी को पैसों की एक गड्डी पकड़ाते हैं, लेकिन साथ ही उसे अपनी हिंसा पर काबू रखने की चेतावनी भी देते हैं। यहाँ खुलासा होता है कि सरकार ने ब्लैक क्रीक से अपना हाथ खींच लिया है, जिससे शेरिफ मलिक अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था और कंपनी का मकसद था वहाँ की सारी जमीन हड़पना, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में तेल का खजाना छुपा था और वो चाहते थे कि हेनरी ताकत के दम पर उनके लिए ये काम करे, और इसके लिए हेनरी भी पूरी तरह तैयार हो गया था। इधर जल्दी ही पीटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वो जमकर मुकाबला करता है। बाद में शेरिफ मलिक जॉन के साथ एक गंभीर बातचीत करने बैठता है और जॉन पीटर को जाने देने की गुहार लगाता है, जिस पर शेरिफ बताता है कि पीटर ने एक डिप्टी का जबड़ा तोड़ दिया है क्योंकि वो पीटर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। खैर, अभी जैसे कि शेरिफ को समझ आ चुका था कि पॉल को पक्का जॉन ने ही मारा है, तो शेरिफ जॉन को समझाता है कि हेनरी अभी और लोगों को मारेगा, लेकिन अगर जॉन खुद को उसके हवाले कर दे तो शायद कस्बे वालों को मदद मिलने तक कुछ वक्त मिल जाए। इस पर जॉन पूरी तरह से तो नहीं मानता, मगर वो भी मासूम लोगों को इस तरह मरने तो नहीं दे सकता था, इसीलिए वो शांत ही रहता है। और अभी अगली सुबह सूरज निकलते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी और रूखापन था। शेरिफ खुद जॉन को हेनरी के गैंग के हवाले कर देता है, जिस दौरान हेनरी जॉन को गुस्से से देखने लगा और अभी उसे अपने साथ ले जाने से ठीक पहले हेनरी का राइट हैंड आदमी जॉन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, मानो वो उसकी और गांव वालों की बेइज्जती कर रहा हो। इसके बाद वो लोग जॉन को हेनरी के हेडक्वार्टर्स के बाहर एक खुरदरी लकड़ी के खंबे से कसकर बांध देते हैं, जहां उसे चिलचिलाती धूप में बिना खाना पानी मरने तक तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था। इसके बाद जब हेनरी अपने भाई की विधवा वाइफ मैडलिन के साथ वहां पहुंचा तो जॉन ने वक्त बर्बाद किए बिना मैडलिन को सच्चाई बताने की कोशिश की कि कैसे पॉल ने उसकी वाइफ और बेटे को पकड़कर उसकी वाइफ के साथ गलत हरकत करी और बाद में दोनों को जान से मार दिया। लेकिन हेनरी ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका तक नहीं दिया। उसने एक जोरदार मुक्का मारकर जॉन को खामोश कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि वो सच सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वैसे ये प्लान हेनरी का ही था कि जॉन को बिना खाने पीने के धूप में यूं ही छोड़ देना ताकि वो गर्मी से तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। इसी तरह दिन ढलने लगा, सूरज की तपिश बढ़ती गई और आसमान में गिद्ध मंडराने लगे। जब लगा कि हालात अब और खराब नहीं हो सकते, तभी मेयर कीन वहां आ धमका। पहले तो लगा कि शायद वो मदद करेगा, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय उसके शूज उतार दिए और उनमें छुपे पैसे चुरा लिए। फिर उसने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ हेनरी को उसके नाम से पुकारा, जिससे उन दोनों की मिली भगत का खुलासा हो गया। इसका मतलब कीन भी उसके साथ मिला हुआ था और उसे सब पता था कि हेनरी गांव पे कब्जा करके वहां की जमीन हासिल करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जेल में शेरिफ मलिक चर्च गया हुआ था और पीटर भागने की तैयारी कर रहा था। उसने वहां मौजूद डिप्टी को उकसाना शुरू किया, उसके चेहरे पर तीखे ताने मारे ताकि वो गुस्से में आ जाए। जैसे ही सही मौका मिला, पीटर ने उस पर हमला किया और उसे बेहोश करके वहां से आजाद हो गया। इधर वापस हेनरी के हाइडआउट पर नजारा कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था कि हेनरी को अपने भाई की मौत का जरा भी दुख नहीं है। वो मैडलिन को अब अपनी जागीर समझने लगा था। मैडलिन के चेहरे पर चोटों के निशान और आंखों में डर होने के बावजूद हेनरी ने जबरदस्ती उसे बिस्तर पर खींच लिया और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। उस दौरान मैडलिन डर के कारण कुछ नहीं कर पाई, जिसका मतलब ये रिश्ता प्यार का नहीं बल्कि दरिंदगी का था। हेनरी अभी मैडलिन को न्यू ऑरलिन्स की रानी बनाने का सपना दिखा रहा था, लेकिन ये वो भविष्य था जो मैडलिन कभी चाहती ही नहीं थी। अब रात गहरी होती गई और जोरों की बारिश शुरू हो गई।
जॉन अभी भी उस खंबे से बंधा हुआ था, कमजोर और पूरी तरह भीगा हुआ। लेकिन आखिरकार मदद का वक्त आ ही गया, क्योंकि उसी समय पीटर ने आके हेनरी के साथियों को चकमा दिया और जॉन को लेके वहां से भागने लगा। मगर भागते वक्त उनका सामना दो और गैंग मेंबर से हुआ, जिन्हें पीटर ने फुर्ती से गोली मारकर रास्ते से हटा दिया। लेकिन उनकी ये भाग दौड़ छुपी नहीं रह सकी। गोलियों की आवाज के कारण हेनरी को जॉन के भागने के बारे में पता चल गया और हेनरी के आदमी घोड़ों पर सवार होकर उनका पीछा करने लगे। अभी जॉन, जो धूप और भूख से बेहद कमजोर हो चुका था, खुद को संभाल नहीं पाया और घोड़े से नीचे गिर पड़ा। तब मौके की नजाकत को समझते हुए पीटर ने तुरंत दिमाग चलाया। उसने जॉन को एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपा दिया, क्योंकि वो जानता था कि हेनरी के लोग रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए उस बहादुर भाई ने खुद को बैट यानी चारे की तरह इस्तेमाल किया, ताकि गैंग का ध्यान भटकाकर उन्हें दूर ले जा सके। तब उसका ये प्लान काम भी करा, मगर थोड़ी ही देर में हेनरी के साथियों ने जाके पीटर को जान से मार दिया। अब अगली सुबह जब जॉन की आंख खुली तो वो पानी के लिए तड़प रहा था। उसे एक गंदा सा गड्ढा दिखा और वो बिना सोचे समझे उसमें से गंदा पानी पीने लगा। लेकिन उसकी ये राहत जल्दी ही खौफ में बदल गई, जब उसने देखा कि हेनरी का आदमी पीटर की बेजान लाश को अपने घोड़े के पीछे रस्सी से बांधकर घसीट रहा है। इससे जॉन को गुस्सा तो आया, मगर अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हेनरी के बेस पर हंगामा मच गया, क्योंकि पैसे की तिजोरी पूरी खाली थी और मैडलिन गायब थी। वो ऑयल कंपनी से मिले पैसे लेकर ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी थी, इस उम्मीद में कि वो ये सब छोड़कर निकल जाएगी। ट्रेन में चढ़ने के बाद उसे और ज्यादा खुशी होने लगी, क्योंकि अब शायद वो फ्री होने वाली थी। मगर तभी हेनरी के साथियों ने ट्रेन को रुकवा दिया और वो लोग मैडलिन को पकड़कर वापस हेनरी के पास पहुंच गए। तब हेनरी ने मैडलिन को एक जोरदार तमाचा मारा, पर मैडलिन इस बार चुप नहीं रही। उसने अपने मुंह का खून हेनरी के चेहरे पर थूक दिया। इससे गुस्से में हेनरी उसे वहीं खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसके राइट हैंड मैन ने मशवरा दिया कि वो अभी भी उनके काम आ सकती है, इसलिए फिलहाल के लिए उसकी जान बख्श दी जाए। इधर जॉन ब्लैक क्रीक की सूखी जमीन पर भटक रहा था जब वो मिसेस विस्लर के इलाके में पहुंचा। मिसेस विस्लर, जो एक सख्त और हथियारबंद जमींदार थी, उसने जॉन को आते देख वार्निंग शॉट्स चलाए। लेकिन जॉन प्यास से इतना पागल हो चुका था कि उसने गोलियों की परवाह किए बिना कुएं की तरफ गया और पानी निकालने की कोशिश करने लगा। पर वहाँ पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा काला कच्चा तेल भरा था। जब मिसेस विस्लर ने जॉन को पहचान लिया तो उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली। वो उसे अंदर ले गई और उसे खाना और साफ पानी दिया। बातों में खुलासा हुआ कि मिसेस विस्लर भी हेनरी की हिंसा का शिकार थी। उसका हस्बैंड भी उसी के हाथों मारा गया था, इसलिए वो जल्दी ही वहां से जाना चाहती थी। तब वो जॉन को भी उसके साथ चलने को कहती है, मगर जॉन बिना अपने भाई की मौत का बदला लिए कैसे जा सकता था। इसीलिए रात के सन्नाटे में जॉन हाथ में बंदूक लिए सीधा मेयर कीन के घर जा पहुंचा। वहां उसने डर से कांपते हुए मेयर को मजबूर किया कि वो उसके बूट्स और चुराए हुए पैसे वापस करे। जब जॉन ने सख्ती से पूछताछ की तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। मेयर ने मिसेस विस्लर की जमीन भी धोखे से खरीद ली थी। इस पर कीन ने झूठ बोलने की कोशिश की तो जॉन ने उसे वहां रखे एक खुले कॉफिन में लेटने का हुक्म दिया, जिससे मेयर की हालत काफी खराब हो गई। जॉन गुस्से में कहता है, तुम तो आदमी कहलाने के लायक भी नहीं हो। इस दौरान मौत के डर से आखिरकार कीन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने जमीन के कागजात हेनरी को दे दिए थे, ताकि वो पूरे कस्बे पर कब्जा कर सके। ये जानने के बाद जॉन ने कॉफिन बंद कर दिया और इसके बाद वो सीधा वॉयचेक की दुकान पे गया, जहां से जॉन ने जरूरी सामान, गोला बारूद और ज्वलनशील चीजें इकट्ठा की। उसने वॉयचेक को समझाया कि वो जाकर शेरिफ मलिक को हेनरी और मेयर की साजिश के बारे में बताए। इस पर वॉयचेक मदद के लिए मान गया और कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। जॉन ने उसे बच्चा समझकर मना किया, लेकिन वॉयचेक ने हार नहीं मानी और कहा कि वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और निशाना लगाने में कच्चा नहीं है। तब जॉन भी इस पर मान गया, क्योंकि वो समझ गया था कि वॉयचेक भी अपनी दादी की मौत का बदला लेना चाहता है। अब अगली सुबह जॉन ने अपना प्लान शुरू किया। उसने मेयर कीन की लाश को उसी कॉफिन में रखकर हेनरी के पास भेजा। जैसे ही हेनरी ने उसे खोला, वो हैरान रह गया और गुस्से में आग बबूल होकर उसने लाश को जलाने का हुक्म दिया। ठीक उसी वक्त छुपकर वॉयचेक ने ध्यान भटकाने के लिए वहां आग लगा दी और छुपकर गोलीबारी शुरू कर दी। तब हेनरी के घर के नीचे ही छुपे हुए जॉन ने भी उसके साथियों को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। इधर अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वॉयचेक छत पर चढ़ गया,
जहां उसके पास और भी ज्वलनशील सामान था, लेकिन पूरी लकड़ी की चरमराहट ने नीचे खड़े एक गुंडे को चौकन्ना कर दिया। उस गुंडे ने ऊपर जाकर देखा तो वहां मैडलिन रस्सी से बंधी हुई थी। उसे देखकर वोइचेक ने गोली चलाई, जिससे वो गुंडा जख्मी तो हुआ, लेकिन उसने पलटवार करते हुए वोइचेक को गोली मार दी। वोइचेक की मौत पर खुश होकर वो कातिल बड़े गुरूर से अपनी सिगरेट जलाने लगा, लेकिन वो बेवकूफ इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वहाँ फर्श पर हर तरफ तेल बिखरा हुआ था और उसकी एक गलती सब कुछ राख करने वाली थी। तभी शोर शराबा सुनकर जॉन बिना वक्त गंवाए लपटों की तरफ दौड़ा। वहाँ उसने देखा कि एक गुंडा मैडलिन को जबरदस्ती खींचकर बाहर ला रहा था। जॉन ने सटीक निशाना साधा और सीधा उसकी टांग पर गोली मार दी, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। इसी बीच हेनरी ने मौका पाकर जॉन को गोली मार दी, जिससे जॉन जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद हेनरी ने जॉन के ऊपर खड़े होकर उसका मजाक उड़ाया कि वो उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला। इतना बोलकर वो जॉन को जान से मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो जॉन का काम तमाम कर पाता, मैडलिन वहां एक बंदूक लेके आ पहुंची और एक पल में वहां गोलियां चली और शांति छा गई। मैडलिन ने हेनरी को शूट करके खत्म कर दिया था। इस हंगामे के बाद जॉन और मैडलिन ने एक दूसरे पर बंदूकें तान ली। कुछ पलों के लिए माहौल तनाव से भर गया और दोनों बुत बनकर खड़े रहे, लेकिन फिर बिना कुछ बोले उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे कर ली। उन्हें समझ आ गया था कि वो दोनों अपना सब कुछ खो चुके हैं और अब उनका मकसद एक ही था, यानी कि सुकून। तभी शेरिफ मलिक अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने कस्बे को बचाने के लिए जॉन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैडलिन को देखते ही वो सतर्क हो गए। तब जॉन ने साफ शब्दों में ऐलान किया कि मैडलिन अब उसकी हिफाजत में है। कोई और रास्ता न देख शेरिफ पीछे हट गया। आखिरकार इतने खून खराबे और अपनों को खोने के बाद जॉन और मैडलिन ने हेनरी के आतंक को खत्म किया और वहां से एक नई मंजिल की तरफ निकल गए। उन्होंने अपनी आजादी तो पा ली, लेकिन इंसाफ की इस जंग ने उनके दिलों पर जो घाव दिए हैं वो शायद ही कभी भर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वक्त बदल जाता है पर बदले की आग और किस्मत का खेल वैसा ही रहता है। ठीक इसी तरह का एक खौफनाक मंजर एक सदी बाद फिर से दोहराता है, जब दुश्मन एक और सोल्जर के घर का दरवाजा तोड़ते हैं। ये कहानी है एक नेवी सील जॉन कैली की, जहाँ कुछ हथियारबंद लोग उसके घर में घुसकर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को बेरहमी से मार देते हैं और खुद जॉन को कोमा में भेज देते हैं। पर वो गुंडे नहीं जानते थे कि उन्होंने किस शेर को जगाया है। जब ये सोल्जर होश में आएगा तो वो सिर्फ बदला नहीं लेगा, बल्कि पूरे सिस्टम को हिला कर रख देगा। क्या जॉन कैली अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे का बदला ले पाएगा? पूरी कहानी देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें, या फिर कुछ नया देखना है तो फिर लेफ्ट साइड वाली। तब तक के लिए मैं चला आप लोगों के लिए एक एक्शन से भरपूर नई मजेदार वीडियो बनाने के लिए।